विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 16 कहानी है जिसका शीर्षक है नमक। यानी पूरी कहानी एक नमक की पुड़िया पर ही केंद्रित है। कथाकार है रज़िया सज्जा जहीर। कहानी वास्तव में वतन के प्रति प्रेम कैसे और कितना होता है, यह कहानी के माध्यम से कथाकार ने बताने का प्रयास किया है कि जब देश का विभाजन हुआ तो कुछ हमारे देश के लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ बांग्लादेश में चले गए, कुछ बांग्लादेश के और पाकिस्तान के यहाँ आ गए। आपस में उनका स्थान परिवर्तन हो गया। आज अलग अलग देशों के रूप में वो रहने लगे हैं, लेकिन फिर भी अपने वतन को प्रेम करते हैं, फिर भी अपने वतन के प्रति उनमें घनिष्ठ निष्ठा है, फिर भी अपने वतन की चीज़ों को वो बहुत ही पसंद करते हैं। और इस कहानी में यही बताया गया है कि हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन फिर भी अपने वतन मातृभूमि के प्रति हमारा प्रेम भाव हमेशा बना रहता है। देखिए, इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो है सफिया, सिख बीबी, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी। ये दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन जब विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान में चले गए। अब वहाँ ये नौकरी भी करते हैं, वहाँ इनकी बीवी बच्चे भी हैं, वहाँ पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, वहाँ से वेतन भी ले रहे हैं। फिर भी ये दिल्ली को आज भी बहुत पसंद करते हैं और दिल्ली को ही अपना वतन मानते हैं। हिंदुस्तानी कस्टम अधिकारी जिनका नाम है सुनील दास गुप्त, ये अभी अमृतसर में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये ढाका के थे। विभाजन के बाद ये यहाँ हिंदुस्तान में रहे, लेकिन फिर भी ये अपना वतन आज भी ढाका को ही मानते हैं, बताते हैं। इसी प्रकार सफिया और सिख बीबी, ये पाकिस्तान की थी, लेकिन विभाजन के बाद ये यहाँ आ गए और ये आज भी अपना वतन लाहौर को ही मानते हैं। इसी प्रकार ये कहानी जब शुरू होती है तो एक घर में कीर्तन हो रहा था। महिलाएं कीर्तन कर रही थी, गीत गा रही थी। वहाँ पर सफिया भी आई हुई थी और वहाँ पर सिख बीबी भी थी। जब सफिया ने वहाँ उस कीर्तन में सिख बीबी को देखा, बार बार देखा, तो उसे ये सिख बीबी अपनी माँ जैसी लग रही थी। सफिया की माता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और आज जब उसने इस कीर्तन में सिख बीबी को देखा तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह नजर आ रही थी। भारी भरकम जिस्म शरीर था, इसके अलावा चमकदार काली आंखें थी जिसमें नेकी और दरिया दिली नजर आ रही थी। उसके अलावा सिर पर वैसे ही सफ़ेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ रखा था जैसा सफिया की माँ मुहर्रम को ओढ़ा करती थी। तो बिल्कुल अपने शरीर की बनावट के हिसाब से और पहनावे के हिसाब से वह सिख बीबी सफिया को अपनी माँ की तरह ही नजर आ रही थी। इसलिए सिख बीबी को सफिया बार बार देख रही थी। जब सिख बीबी ने भी ऐसा देखा कि सफिया मुझे घूर करके देख रही है, बार बार देख रही है, तो सिख बीबी उसके पास जाकर बैठ गई और सफिया और सिख बीबी के बीच बातचीत होने लगी। बातचीत में पता चला कि
ये सफिया और सिख बीबी दोनों ही लाहौर की थी। विभाजन के बाद यहाँ आ गई हैं। सारा कारोबार इनका यहीं पर है। सफिया है लखनऊ में रह रही है और अपना बिजनेस वगैरह सब यहीं पर है, पूरा परिवार यहीं पर है। लेकिन सफिया के जो भाई हैं, भाभियाँ हैं, ये सब लाहौर में रहती हैं। तो इस प्रकार से जब उन दोनों के बीच बातचीत होती है तो बार बार सिख बीबी यही कहती है कि यहाँ हमारा सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारा वतन तो लाहौर है। साढ़ा शब्द का भी यहाँ प्रयोग होता है, साढ़ा यानी हमारा। बार बार सिख बीबी कहती है हमारा लाहौर, हमारा लाहौर, यानी यहाँ सब कुछ है फिर भी अपने लाहौर को नहीं भुला पाती है। लाहौर की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है कि वहाँ के लोग कितने दरिया दिली हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा पहनते हैं, बहुत अच्छे लोग वहाँ के हैं और वहाँ के बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है। जब इनकी बातें ही चल रही थी तो कीर्तन वहाँ पर हो चुका था और अब जब रुखसत होने लगी, विदाई होने लगी, तो सिख बीबी से पूछ ही लिया सफिया ने कि मैं अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही हूँ और आप भी अपना वतन लाहौर को मानती है। आप कोई वहाँ से विशेष चीज़ मंगवाना चाहती है, कोई उपहार मंगवाना चाहती है तो मैं आपके लिए ला सकती हूँ, आपकी इच्छा हो तो बताइए। तो सिख बीबी ने कहा कि मुझे लाहौर का नमक बहुत पसंद है और यदि तुम वहाँ जा रही हो तो मेरे लिए लाहौर से नमक जरूर लाना। वैसे नमक भारत में भी बहुत सारा है, अच्छा शुद्ध उत्तम श्रेणी का नमक है, फिर भी सिख बीबी कहती है कि मुझे लाहौर का नमक ही बहुत पसंद है। इसीलिए सफिया से वह लाहौर से नमक लाने के लिए कहती है कि मेरे लिए अगर तुम उपहार लाना चाहो तो वहाँ से नमक लेकर आना। वहाँ से विदाई हुई और सफिया फिर यहाँ लाहौर पाकिस्तान में अपने भाई भाभियों के बीच आ गई, बच्चों के साथ रही। यहाँ जो पाकिस्तान के लाहौर के बहुत दर्शनीय स्थल थे वहाँ ये अपने भाइयों भाभियों के साथ, भतीजे भतीजियों के साथ खूब घूमी, दोस्तों से मिलना जुलना हुआ और 15 दिन यूं ही निकल गए, पता ही नहीं चला। जब वापस लौटने की बात हुई तो अब दोस्तों ने जैसे ही सुना कोई कुछ उपहार दे रहा है, कोई कुछ उपहार दे रहा है, और अब सबसे बड़ी समस्या कि इतने उपहारों को लेकर कैसे जाया जाए। और इसी समय इन उपहारों की जब बात होने लगी तो सफिया को अपना वादा भी याद आया कि मैंने सिख बीबी से वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए लाहौरी नमक लेकर आऊंगी। वैसे लाहौरी नमक ले जाने के लिए यहाँ कानूनी प्रतिबंध था, ऐसा नियम बना रखा था कि लाहौर से नमक कोई भी भारत में नहीं ला सकता है। और ये सैयद मुसलमान थी सफिया, वचन की पक्की थी और अपनी माँ की तरह वो लगी, अपनी माँ ही समझ बैठी थी सिख बीबी को। इसलिए वो सोचती है कि मेरी माँ से मैंने वादा किया है, मैं अपने वादे को कैसे तोड़ूं, मैं यहाँ से नमक जरूर लेकर चलूँगी। 1 किलो नमक एक गुलाबी रंग की पुड़िया में इसने ले लिया और अब लेकर जाए तो कैसे लेकर जाए ये समस्या थी। ज़्यादातर सामान की पैकिंग हो चुकी थी, अब नमक कहाँ और कैसे लेकर जाए ये बड़ी समस्या थी। सबसे पहले अपने भाई से बातचीत की सफिया ने, क्योंकि इसका भाई एक पुलिस अधिकारी था
वो कुछ मदद कर दें। तो जब अपने भाई से पूछा कि मैं एक लाहौरी नमक की पुड़िया भी लेकर जाना चाहती हूँ, तो भाई ने मना कर दिया, क्योंकि इस पर कानूनी प्रतिबंध है और आप ऐसा नहीं कर सकती है। सफिया ने कहा कि मैंने मेरी माँ से वादा किया है, मैं सैयद मुसलमान हूँ, वादा नहीं तोड़ सकती हूँ, मैं नमक अवश्य लेकर जाऊंगी। भाई को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि माँ तो बहुत पहले मर चुकी है और ये अब किसे अपनी माँ कह रही है। भाई भी कोई मदद नहीं कर सका। अंत में भाई ने यही कहा कि तुम साहित्यकारों का दिमाग घुमा हुआ रहता है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन अंतिम बात यही है कि तुम नमक नहीं ले जा सकती हो और कस्टम अधिकारियों ने तुम्हें पकड़ लिया, सामान की जांच होगी और पकड़ लिया तो मेरी और तुम्हारी दोनों की बेइज्जती होगी और फिर भी नमक नहीं ले जाने दिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे बुद्धि काम करने लगी। पहले क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था अपने भाई पर, इसलिए बुद्धि बहुत दूर चली गई थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्रोध शांत हुआ, बुद्धि ने अपना काम करना प्रयोग किया। वो सोचने लगी कि वास्तव में यदि कस्टम अधिकारियों को मैं दिखा दूंगी तो वो मुझे नहीं ले जाने देंगे, अगर जांच में नमक मिल गया तो बेइज्जती होगी, नमक नहीं ले जाने देंगे, अब क्या किया जाए। सफिया के मन में अंतर्द्वंद्व चल रहा था कि नमक को मैं छिपाकर ले जाऊं या नमक को दिखाकर कस्टम अधिकारियों को बताकर ले जाऊं। ये अंतर्द्वंद्व मन में चल रहा था। फिर विचार किया कि नहीं, दिखाकर तो वे कस्टम अधिकारी नमक ले जाने नहीं देंगे, मैं इसे छिपाकर ले जाती। अब विचार करने लगी कि कहाँ छिपाकर ले जाए। तो जो बहुत सारे दोस्तों ने उपहार दिए थे, एक दोस्त ने एक कीनू की टोकरी भी दी थी। ये कीनू ऐसा फल होता है जो संतरा और माल्टा दोनों को मिला करके ये बनाया गया है। संतरा हमारे हिंदुस्तान का फल है और माल्टा ये पाकिस्तान का फल है। इन दोनों ही फलों से एक संकर किस्म बनाई जाती है जिसे कीनू कहा जाता है। तो कीनू की टोकरी एक मित्र ने भेंट की थी, उपहार में दी थी, और ये भेंट करते समय उस मित्र ने ये भी कहा था कि कीनू की टोकरी जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। जहां से प्रश्न में बन सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, किसने और किसके लिए कहा था? तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कीनू की टोकरी को कहा गया है। और ये सफिया के दोस्त ने इसे उपहार में दिए थे। उस समय ऐसी बात कही थी कि ये भारतीय फल संतरा और पाकिस्तानी फल माल्टा दोनों को मिला करके बनाया गया है, इसलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एकता का ये मेवा है। इसे मैं उपहार के रूप में तुम्हें दे रहा हूं, इसे आप लेकर जाएं। तो अब जब बुद्धि ने अपना काम करना शुरू किया तो कीनों को नीचे फर्श पर लेट दिया। अब उस नमक की पुड़िया को टोकरी में रख दिया और ऊपर उन कीनों को जमा दिया। अब वो पुड़िया अच्छे से छिप चुकी थी, ऊपर कीनू लगा दिए गए थे। अब सफिया सोच रही थी कि केले और माल्टा या कीनू, ये फल इधर उधर सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे, फलों की जांच नहीं की जा रही थी, इसलिए मैं कीनू की टोकरी में नमक छिपा कर ले जाऊं तो भी कोई जांच नहीं करेगा और मैं आसानी से इसे ले जा सकती हूं। ऐसा विचार करके और दूसरे दिन फिर ये रात को पैकिंग हो गई। दूसरे दिन वह वापस भारत आने के लिए तैयार हुई। भाई ने उसके लिए रेल का टिकट ले लिया था और अब
वहाँ प्लेटफॉर्म पर भाई छोड़ने आया था। अब विदा सफिया उनसे लेकर आने वाली थी। वहाँ प्लेटफॉर्म पर वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। सामान की जांच कस्टम अधिकारियों के निर्देशन में हो रही थी। सभी के सामान की जांच की जा रही थी। जब सफिया के सामान की भी जांच होने लगी तो सफिया ने सोचा कि मैं ये उपहार है जो मेरी माँ के लिए लेकर जा रही हूँ, इसे छिपाकर तो नहीं ले जाऊंगी, मैं इसे बताकर दिखाकर ही ले जाऊंगी, चोरी से मैं नहीं ले जाऊंगी। ऐसा सोचकर कि कीनुओं की टोकरी से उस नमक की पुड़िया को निकाला और अपने हैंडबैग में रख लिया। फिर कस्टम अधिकारी के पास गई और उसने कहा कि मैं ये एक नमक की पुड़िया है, इसे ले जाना चाहती हूँ। और बताया कि इस तरह से सिख बीबी थी, वो वहाँ रह रही थी, लेकिन फिर भी अपना वतन लाहौर को मानती थी और लाहौरी नमक उसे बहुत पसंद था। मैंने वादा किया है और मैं ये नमक उसके लिए ले जाना चाहती हूँ। तो जो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी थे उन्होंने कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान हो जाता है। ये कानूनी प्रतिबंध तो है कि आप नमक नहीं ले जा सकती हो, लेकिन फिर भी मोहब्बत के नाते, प्रेम के नाते तुम्हें ये नमक ले जाने की मैं अनुमति देता हूं। तुम इस नमक को ले जा सकती हो। ये मोहब्बत प्रेम के नाते मैं कह रहा हूं और कानून भी हैरान होकर देखता रह जाएगा, क्योंकि कानून से बड़ी मोहब्बत होता है। इस प्रकार से उस पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी ने कहा। नमक की पुड़िया फिर वापस उस सफिया को दे दी गई और सफिया उस ट्रेन में बैठ करके आ गई। कस्टम अधिकारी ने भी उसे कहा था, हमें यहाँ पता है कि कस्टम अधिकारी दिल्ली के थे, लेकिन अब पाकिस्तान में चले गए और वहाँ पूरा परिवार है, फिर भी दिल्ली को बहुत पसंद करते हैं। और कस्टम अधिकारी भी उस सफिया को कहते हैं कि जैसे तुम और सिख बीबी आज भी अपना वतन लाहौर को मानती हो, वैसे ही आज भी मेरा वतन दिल्ली है। ये जो अभी हमारे आपसी टकराव चल रहा है, ये माहौल धीरे धीरे अब सही हो जाएगा और प्रेम के नाते तुम ये नमक ले जा सकती हो। रेल में बैठ करके और वहाँ से सफिया रवाना हुई। अटारी जो चौकी थी, जो स्टेशन था, वहाँ पर ट्रेन में जो पाकिस्तानी पुलिस बैठी थी वो उतरने लग गए और वहाँ से अब अटारी से आगे हिंदुस्तान की सीमा प्रारंभ होती है। वहाँ से हिंदुस्तानी सैनिक उस ट्रेन की रक्षा के लिए उसमें सवार होने लगे। जब पाकिस्तानी सैनिक वहाँ उतर रहे थे, हिंदुस्तानी सैनिक उस ट्रेन में अब बैठ रहे थे, आपस में नोक झोंक होती है, एक दूसरे को वो गालियाँ देते हैं। उसके बाद अमृतसर जब वो ट्रेन पहुँच जाती है, अमृतसर में फिर सामान की कस्टम वाले जांच कर रहे थे। यहाँ जो कस्टम अधिकारी अमृतसर में थे वो थे सुनील दास गुप्त। और ठीक उसी प्रकार इस हिंदुस्तानी कस्टम अधिकारी के पास वह सफिया जाती है और धीरे से उसे बताती है कि मैं लाहौर से इस तरह से नमक लाई हूँ जिस पर कानूनी प्रतिबंध है, फिर भी मैं ये नमक अपनी माँ के लिए ले जाना चाहती हूँ। सुनील दास गुप्त ने उसे एक तरफ अलग बने हुए कमरे में बुलाया, बिठाया, चाय पिलाई और उसके बाद एक पुस्तक भेंट की। पुस्तक में जब उसने देखा तो उसे पता चला कि ये सुनील दास गुप्त हैं और इसका वतन ढाका है। ये आज भी अपना वतन ढाका को मानता है। और उस बातचीत के दौरान उस हिंदुस्तानी कस्टम अधिकारी ने कहा कि वैसे तो डाब यानी कच्चा नारियल,
यहाँ भी खूब है, भारत में भी खूब है, कलकत्ता में भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी मुझे डाब है अपने वतन यानी ढाका के ही बहुत पसंद है, और वहाँ के डाब का कहना या आनंद या स्वाद ही कुछ और है। तो उसने भी नमक की पुड़िया ले जाने के लिए कह दिया, अनुमति दे दी, और उसने भी यही बात कही कि प्रेम के नाते, मोहब्बत के नाते मैं ये नमक तुम्हें ले जाने दूंगा। जिस प्रकार से तुम अपना वतन आज भी लाहौर को ही मानते हो, ठीक उसी प्रकार से मैं भी यहाँ हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, यहाँ बीवी बच्चे सभी कुछ है, मेरी नौकरी भी यही है, वेतन भी यहीं से लेता हूँ, फिर भी मैं आज अपना वतन ढाका को ही मानता हूँ। इस प्रकार से सफिया, सिख बीबी, ये दोनों लाहौर की थी, भारत में रह रही है, फिर भी अपने वतन, अपनी मातृभूमि लाहौर से इन्हें आज भी बहुत पसंद है, लाहौर की चीज़ें आज भी इन्हें बहुत पसंद है। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी जो दिल्ली के थे, पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन दिल्ली को ही अपना वतन बता रहे हैं। उसी प्रकार सुनील दासगुप्त जो हिंदुस्तान में कस्टम अधिकारी है अमृतसर में, वो आज भी अपना वतन ढाका को ही बता रहे हैं, ढाका ही उन्हें बहुत प्रिय लग रहा है। तो वास्तव में आज कोई कहीं भी रहे, कहीं भी चले जाए, फिर भी अपने वतन, अपनी मातृभूमि को वह नहीं भूल पाता है। अपने वतन के प्रति सदा ही प्रेम भाव, अपनत्व का भाव हमेशा ही रहता है। धन्यवाद।